हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इसी थॉट के साथ चलिए आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स शुरू करने वाले हैं। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables. Pairs of linear equation to variables. देखिए, सबसे पहले तो पेयर का मतलब तो आप सभी लोग जानते होंगे, जोड़ी। जैसे कि अ पेयर ऑफ शू मतलब जूते की जोड़ी, है ना। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल तो हो बट उसकी पावर 1 हो। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे मतलब होंगे उसकी पावर तो 1 होगी बट साथ में 2 वेरिएबल्स होंगे, डिफरेंट हो सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 4z, जेड तक पहुँच गया, प्लस 4 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। और मैं कह देता हूँ 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या है? दूसरी इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो, पहला वेरिएबल ये हो गया, दूसरा वेरिएबल ये हो गया, पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y। ठीक, पेयर्स मतलब ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब लीनियर का मतलब इसकी देखो, वेरिएबल जो हमारे पास x है उसकी पावर क्या है? 1 है। कुछ नहीं लिखा था मतलब 1 है। यहाँ पर y की पावर कितनी है? 1। x की पावर यहाँ पर कितनी है? 1। और y की पावर कितनी है? 1। यानी कुल मिलाकर के इस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि 2 वेरिएबल हो, साथ में 2 इक्वेशन हो, तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम 2 पार्ट्स में इसको पढ़ते हैं। एक तो ग्राफिकली होता है, एक तो ग्राफिकल मेथड होता है इसका, और दूसरा होता है इसका एल्जेब्रिक मेथड, यानी कि एल्जेब्रिकली देखना है, यानी नंबर्स में देखना है या फिर वेरिएबल्स की फॉर्म में इसको देखना। ग्राफिकली में हम सिंपली इसे ग्राफ बना के देखेंगे कि किस पॉइंट पे जाकर के वो सॉल्यूशन उस गिवन कंडीशन और इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एल्जेब्रिकली हम उसकी वैल्यू को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका इंट्रो। और थोड़ा बहुत और बेसिक सी बात बता दूं कि जनरल जो फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है हमारे पास? a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, c1 कह लो, एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि यहाँ पर हेयर ये जो a1 है, a2 है, ठीक है, b1 है, b2 है, ठीक है, और c1 है और c2 है। a1 a2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, a1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। a2 भी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं। और ये जो होंगे ये नॉट इक्वल टू 0 होंगे। ठीक, और b1 b2 जो है ये कोफिशिएंट्स ऑफ y है, ये भी नॉट इक्वल टू क्या होंगे? 0। a1 a2 कहाँ है? a1 ये रहा, a2 ये रहा। b1 b2 कहाँ है? ये रहा b1 और ये रहा b2। अच्छा, इसकी वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ से अगर कोई चीज़ अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो समथिंग 0 हो जाएगा, यानी वो पूरा वो जो वेरिएबल था उसका पूरा अस्तित्व ही मिट जाएगा, है कि नहीं? एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी उसकी। इसलिए उसकी वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, ना ही a1 a2 और ना ही b1 b2, इन दोनों की वैल्यू 0 नहीं हो सकती।
अब रहे बच्चे C1 एंड C2, ये रहा C1, ये रहा C2। ये जो C1 एंड C2 है ये क्या होते हैं हमारे पास, कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। देख मे बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, ये जीरो भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू मान लो 2 है, इक्वल टू 0 है, ठीक है। और x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। तो अगर आपसे मैं कहूँ इस इक्वेशंस में a1 a2 b1 b2 c1 c2 आइडेंटिफाई करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ऊपर देखो लिखी पड़ी है कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू क्या होता है 0। ये हमारी इक्वेशन क्या होती है 1। a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अच्छा, a1 की क्या होता है, x पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट को हम a1 कहते हैं। दूसरी इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट उसको होता है उसको हम a2 कहते हैं। तो जरा पहली इक्वेशन देखिए, ये पहली इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है दूसरी इक्वेशन। जरा मुझे देख के बताइए यहाँ पर x में जो पहली इक्वेशन में x है उसके साथ कुछ आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब वहाँ पर क्या होगा 1 काम कर रहा होगा, है कि नहीं। तभी तो ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय समथिंग होगा। मान लीजिए 1 मल्टीप्लाइड बाय मैं 2 कर दूँ तो अभी तो हमारे पास 2 आता है, समझे। यानी अगर मैं 1 मल्टीप्लाइड बाय x कर दूँ तो क्या x ही आएगा, आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी है 1। अब इसी तरह इसमें जो सेकंड इक्वेशन है इसमें a2 को आइडेंटिफाई कर लीजिए, a2 भी हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। a1 a2 हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा देखिए b1 हमें तब फाइंड आउट करना है। पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा वैसे तो हमें, तो यहाँ पर क्या होगा 1, है ना। और दूसरी इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो माइनस साइन लगा पड़ा है, मतलब कोई चीज़ होगी जो नेगेटिव होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास प्लस होता है कि नहीं। देखिए हर जगह यहाँ प्लस में बात हो रही है, प्लस साइन ले कंसीडर करा गया है जनरल फॉर्म जो होती है हमारी। बट यहाँ पर अगर माइनस दे रखा है तो इसका मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जो वहाँ नेगेटिव होगा। तो क्या मैं ये अगर लिखूँ यहाँ पर भी, अगर देखो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर -1 मल्टीप्लाइड बाय वाई, तो क्या इसका आंसर -y आएगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ y है सेकेंड इक्वेशन में, दैट इज b2, वो हमारे पास क्या हो सकता है -1 होगा। तो इस तरीके से हमने a1 a2 b1 b2 दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब चलिए अब कांस्टेंट नंबर जो c1 c2 है उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कांस्टेंट नंबर पहली इक्वेशन के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस के साथ क्या लगा है 2, इसका मतलब 2, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर आपको कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है भाई, ये रही दूसरी इक्वेशन। ये दूसरी इक्वेशन में आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि कांस्टेंट नंबर तो नज़र ही नहीं आ रहा है ना, तो आप इसको क्या मानोगे 0। आप सोचोगे 1 क्यों नहीं माना, अब 1 मान लोगे तो फिर वहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी मेंशन तो होनी चाहिए ना, यहाँ पर अगर कोई +-1 लिखा हो, है नहीं, वहाँ पर 0 होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो वही इनिशियल नंबर आ जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर C2 की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमने आइडेंटिफाई करना सीखा कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है इनटू वेरिएबल्स को, के जो a1 a2 है
यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये हमने सीखा। अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ ज़रा थोड़ा एक इसी से रिलेटेड, कि मान लीजिए मेरे पास क्या है 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है, और x माइनस का y इक्वल टू 6 है। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो पहली बात तो ये देखो, ये जो हमारी इक्वेशन दे रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस का y, इसको मैं इधर से इधर लेके आ जाऊँ तो ये माइनस का 6 इक्वल टू 0 होगा। तो अब ये इक्वेशन जो हमारी दूसरी इक्वेशन है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी है। पहली इक्वेशन हमारे पास ये थी। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके मुझे बताओ a1 की वैल्यू क्या होगी 2, a2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो मतलब 1, b1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 4 तो अब दिख रहा है, तो यानी b1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4, b2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखो नेगेटिव नंबर है और साथ में y खाली पड़ा हुआ है यानी कि माइनस का 1, ठीक है। और c1 की वैल्यू देखते हैं, c1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस का 6, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस का c चाहिए था बट है क्या है नेगेटिव, है ना, तो इसलिए हम इसको -6 लिखेंगे। और c2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -6। आई होप अभी तक तो आप समझ गए होंगे कंपेयरिंग कैसे करते हैं। इसके लिए चलो आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लीजिए 80 प्लस BS इक्वल्स टू हमारे पास है 2 और CT माइनस DS इक्वल्स टू 6 है मान लो, ठीक है। अब ये दोनों ही इक्वेशन हमारी उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी कि 80 प्लस BS, कांस्टेंट नंबर को मैं किधर लेके आ जाता हूँ वेरिएबल साइड लेके आ जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन, ठीक। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है CT माइनस का DS माइनस का 6 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके a1 a2 की वैल्यू बता सकते हैं। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है a है, a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास c, b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास b है, देखिए, और यहाँ पर b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू हमारे पास है d, ठीक है। अब c1 की वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए नेगेटिव का 2 हो जाएगा और c2 की वैल्यू हम सीधे ले सकते हैं माइनस का 6। आई होप अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इक्वेशन में से आइडेंटिफाई करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म को कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पर अभी समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।